हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे संगम युग। संगम युग भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आइए शुरू करते हैं। ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसे संगम साहित्य कहते हैं। संगम साहित्य क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इससे हम लोगों को दक्षिण भारत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। संगम शब्द का अर्थ क्या होता है? परिषद या गोष्ठी, जिसमें तमिल कवि एवं विद्वान एकत्रित होते थे। किस प्रकार के कवि एकत्रित होते थे? तो तमिल। प्रत्येक कवि अथवा लेखक अपनी रचनाओं को संगम के समक्ष प्रस्तुत करता था, ठीक है, तथा इसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद ही किसी की रचना का प्रकाशन संभव था। मतलब ये जो कवि और लेखक होते थे जो लिखते थे, एक तरीके से संगम में अपनी रचना प्रस्तुत करते थे, और जब संगम में जैसे बहुत सारे जो मेंबर हुए, जब उनको एक्सेप्ट कर लेते थे कि हाँ इनकी रचना सही है, प्रकाशित कर सकते हैं, तभी उनका प्रकाशन संभव हो पाता था। परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय में पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए थे। ये पूछ सकता है किन राजाओं के संरक्षण में? तो पांड्य राजाओं के संरक्षण में। इनमें संकलित साहित्य को ही संगम साहित्य कहते हैं। पांड्य राजाओं के समय में जितने भी गोष्ठियाँ आयोजित हुई या जितने भी परिषद आयोजित हुए, उन सबों को मिला करके ही जो रचना हुआ उसको संगम साहित्य कहते हैं। उपलब्ध संगम साहित्य का विभाजन 3 भागों में किया जाता है: पत्थु पपातु इत्थु थौके, और तीसरा है पादिनेन किल कनंको। तिरुवल्लुवर कृत कुराल तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ बताया जाता है। इसके विषय त्रिवर्ग आचार शास्त्र, राजनीति, आर्थिक जीवन एवं प्रणय से संबंधित है। अब है कि ये जो संगम हुए तीनों, वो कब कब हुए, किस किस स्थान पर हुए, वो ध्यान रखना है। जैसे प्रथम संगम जो हुआ वो 4440 वर्ष पूर्व हुआ, और वो स्थान अभी प्रेजेंट नहीं है, समुद्र में विलीन हो गया। जैसे कि भगवान कृष्ण का जो नगरी था वो जिस तरीके से द्वारका समुद्र में विलीन हो गया, वैसे ही मान सकते हैं। अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे अगस्त्य। संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या है? तो अकट्टियम परिपदाल, मनुदारय, मुदुकुरुकु तथा कलारी आविरय। कोई भी इनमें से उपलब्ध नहीं है। नाम बहुत अजीब अजीब है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। दूसरा कब हुआ था? तो 3700 वर्ष पूर्व। स्थान क्या है? तो अलैवाई, यह भी समुद्र में विलीन हो गया। इनके भी अध्यक्ष कौन थे? तो अगस्त्य थे। इसमें संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा था? तो तोलाकाप्पियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एग्जाम में पूछ सकता है। तोलाकाप्पियम क्या है? तो तमिल व्याकरण है, ये भी पूछ सकता है। इसके रचनाकार कौन है? तो तोलाकाप्पियर। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तीसरा संगम कहाँ हुआ था? तो तीसरा संगम आपको ये मदुरा में हुआ था। मदुरा के बारे में पता है कि ये समुद्र में विलीन हो गया है। ये 1850 हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? तो नक्किरर। इसमें संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है? तो नेदुंथेकै, केरुंथेकै, नत्रिनई, एरिंकुरु भुरु, परिपादल, कुथुवरी, पेरिशय तथा सित्रिशय आदि। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, सो एटलीस्ट इसको एक बार देख लीजिए ज़रूर। इसके बाद का जो चैप्टर है गुप्त साम्राज्य, वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कोशिश कीजिए कि अगर याद नहीं कर पाए तो इसको एटलीस्ट एक बार रेटिंग दे दीजिए, ताकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आपको पता रहे कि हाँ आप उसको, मतलब ऑप्शंस को आप छांट सकते हैं। इस तरीके का नॉलेज रखिए कम से कम। कवियों एवं और विद्वानों की परिषद के लिए संगम नाम का प्रयोग सर्वप्रथम 7वीं सदी के प्रारंभ में शैव संतों को क्या कहा जाता था? नायनार। और अलवार किसको कहा जाता था? विष्णु भगवान के जो अनुयायी थे, अनुयायी नहीं मतलब विष्णु भगवान को जो लोग मानते थे, वैष्णव धर्म को, उनको नायनार कहा जाता था। तो 7वीं सदी में प्रारंभ शैव संत निरुनाबुक रशु अपार ने किया था। इलांगोकृत शिल्पाधिकारम, जिसको हम लोग पायलों का गीत भी कहते हैं, एक उत्कृष्ट रचना है जो तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में जानी जाती है। राष्ट्रीय काव्य के रूप में किसे जाना जाता है? तो शिल्पाधिकारम को, ठीक है। इसमें 30 सर्ग हैं जिन्हें 3 खंडों में लिपिबद्ध किया गया है।
यह बौद्ध रुझान वाला महाकाव्य है, बौद्ध रुझान वाला महाकाव्य है। इसमें कोवेरीपट्टन के कोवलन, उनकी पत्नी कन्नगी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी है। मदुरा के बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी शीतलैसतनार ने मणिमेकलै की रचना की। इसमें 30 सर्ग के अतिरिक्त एक प्रस्तावना भी है। इसमें जैन प्रभाव है, पहले वाले में बौद्ध था, इसमें जैन है। इसमें राजकुमार उदय कुमारन एवं मणिमेकलै कोवलन एवं नर्तकी माधवी की पुत्री, मणिमेकलै कौन थे तो कोवलन और नर्तकी माधवी की पुत्री थी, की प्रेम कहानी है। इस ग्रंथ की कहानी दार्शनिक और शास्त्रार्थ संबंधी बातों के लिए बनाई गई है। इसका महत्व मुख्यतः धार्मिक है। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार यह बौद्ध लेखन डिंडनाथ, जो कि 5वीं सदी के कृत न्याय प्रवेश पर आधारित है। जीवक चिंतामणि संगम काल के बहुत बाद की रचना है। इसकी रचना का श्रेय जैन भिक्षु तिरुतक को दिया जाता है। कहा जाता है कि तिरुतक देवर पहले चोल राजकुमार था, जो बाद में जैन भिक्षु बन गया। तोल्काप्पियम क्या है तो एक तमिल व्याकरण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ चुका है। 5वीं सदी के बाद बहुत सी प्रसिद्ध तमिल रचनाएं नैतिक एवं दार्शनिक उद्देश्य से लिखी गईं। इसमें तिरुवल्लुवर की तिरुकुरल सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है। रामकथा के अनेक तमिल संस्करण है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध है कंबन की इरामावतारम, ये भी ध्यान रखिएगा। तमिल में रामायण के बहुत सारे संस्करण हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है या सबसे प्रसिद्ध है कंबन ने जो लिखा है उनका इरामावतारम। संगम साहित्य के काव्य को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, अकम और पूरम। अकम काव्यों को मूल जो विषय है वो प्रेम प्रसंग है, जबकि पूरम काव्यों का विषय क्या है वह शुद्ध है। संगम साहित्य से हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्यों चोल, चेर और पांड्य का विवरण प्राप्त होता है। उत्तर पूर्व में चोल, दक्षिण पश्चिम में चेर एवं दक्षिण पूर्व में पांड्य राज्य स्थित था। संगम युगीन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली कौन थे तो चोल थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह पेन्नार तथा दक्षिण वेल्लारू नदियों के बीच में स्थित था। इसका सबसे प्रतापी राजा कौन था तो करिकाल। चोलों का सबसे प्रतापी राजा कौन था तो करिकाल। करिकाल ब्राह्मण मतानुयायी था और इसने ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। पुहार पत्तन का निर्माण इसी के समय में हुआ। इसने कावेरी नदी के मुहाने पर बांध बनवाया तथा सिंचाई करने के लिए नहरों का निर्माण करवाया। ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पेरुना नुन्नु पादे में करिकाल को संगीत के सप्त स्वरों का विशेषज्ञ बताया गया है। नाम अजीबोगरीब है, ध्यान रखिएगा। संगम युग का दूसरा राज्य चेरो का था, जो आधुनिक केरल प्रांत में स्थित है। इस राज्य के कुछ प्रमुख राजा हुए उदयनजिरल लगभग 130 ईस्वी में, नेंदुजिरल आदन 155 ईस्वी के समय एवं सेनुगुट्टु वन 180 ईस्वी के आसपास। सेनगुट्टु वन ने अधिराज की उपाधि ग्रहण की। ठीक है। इसने पत्तिनी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किया। संगम युग का जो तीसरा राज्य था वह पांड्यों का था, जो कावेरी के दक्षिण में स्थित था। इनकी राजधानी कहाँ थी तो मथुरा थी। पांड्यों की राजधानी कहाँ थी मथुरा थी। पांड्य राजाओं में नेडुजेलियन लगभग 120 ईस्वी, ये सबसे शक्तिशाली था। पांड्यों में सबसे शक्तिशाली कौन था तो नेडुजेलियन। तो इसमें जो 3 राज्य हैं जिनके बारे में वर्णन है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वो कौन है, चोल हैं, चेर हैं और पांड्य हैं। चोल, चेर और पांड्य। संगम युग में मंत्रियों को अमाईचान या अमाईचार कहा जाता था। राजधानी में एक राज्यसभा होती थी जिसे नालवे कहा जाता था। यह राजा के साथ न्याय का कार्य करता था। राजा देश का प्रधान न्यायाधीश तथा सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई का अंतिम अदालत होता था। राजा के न्यायालय को क्या कहा जाता था तो मनरम। मनरम क्या था पूछ सकता है, तो मनरम राजा के न्यायालय को कहा जाता था संगम युग में। चोरी तथा व्यभिचार के अपराध के लिए मृत्यु दंड दिया जाता था। गजब। झूठी गवाही देने पर जीभ काट ली जाती थी। अरे भैया, तो चोरी और व्यभिचारी के लिए संगम युग में मृत्युदंड था और झूठी गवाही देने पर जीभ काट ली जाती थी।
भूमिकर नकद तथा अनाज दोनों रूपों में अदा की जाती थी। संभवतः यह उपज का छठा भाग होता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस तरीके से पूछता है, पूछ लेगा संगम युग में जो कर अदा की जाती थी वह उपज का कितना था, तो वह उपज का छठा भाग था। किंतु कभी कभी इसे बढ़ाया भी जाता था। व्यापारियों में सीमा शुल्क एवं चुंगी वसूल ली जाती थी। व्यापारियों से सीमा शुल्क भी लिया जाता था और चुंगी भी वसूला जाता था। सेना चतुरंगिनी होती थी, ठीक है, जिसमें अश्व, गज, रथ एवं पैदल सिपाही ये 4 तरह के होते थे। नागड़ा एवं शंख बजाकर सैनिकों को बुलाया जाता था। नगाड़ा होना चाहिए यहाँ, नगाड़ा आपने देखा होगा, और शंख। युद्ध भूमि में वीर गति पाने वाले सैनिकों के सम्मान में, ये इंपॉर्टेंट है, पत्थर की मूर्ति बनवाए जाने की प्रथा थी। पूछेगा पत्थर की मतलब वीरगति पाने वाले जो सैनिक होते थे उनके सम्मान में पत्थर की मूर्ति कहाँ बनवाई जाती थी, तो संगम काल में। राजा अपने आवास की रक्षा के लिए सशस्त्र महिलाओं को तैनात रखता था, ये भी इंपॉर्टेंट है। संगम काल में समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग होता था। स्टेटमेंट के रूप में ये सब दे सकता है कि किस काल से संबंधित है। तो समय के लिए संगम काल में क्या होता था, तो जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। तमिल प्रदेश में ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम संगम काल में हुआ था, ठीक है, जो समय का सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था। इसकी हत्या को सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। मतलब ब्राह्मणों का उदय अगर आप मानिए तो संगम काल में ही हुआ था और इनको सबसे प्रतिष्ठित माना जाता था। इनकी हत्या को अपराध माना जाता था, मतलब सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। संगमकालीन ब्राह्मण मांस भक्षण करते थे तथा सूरा पीते थे। इस समय के जो ब्राह्मण थे वो मांस भी खाते थे और सूरा भी पीते थे। सूरा मतलब अभी का जो ड्रिंक हो गया एक तरीके से। ब्राह्मणों के पश्चात संगम युगीन समाज में वेल्लार वर्ग का स्थान था। इसका मुख्य पेशा कृषि कर्म था। पूछेगा कि वेल्लार कौन थे संगम काल में, तो वह कृषि काम करने वाले थे या एक तरीके से कृषक थे। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को क्या कहा जाता था, तो वेगनर कहा जाता था। पूछेगा वेगनर कौन थे, तो संगम काल के व्यापारी थे। संगम साहित्य में दास प्रथा के अतिरिक्त के अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता है। पूछेगा संगम काल में दास प्रथा था कि नहीं, तो नहीं, उस समय नहीं था। संगम काल के कुछ अन्य वर्ग, इसको भी ध्यान रखिएगा। पुलैयन किसको कहते थे, तो दस्तकारों का एक वर्ग जो रस्सी तथा पशु चर्म की सहायता से चारपाई एवं चटाई बनाने का कार्य करता था, उसको हम लोग पुलैयन कहते थे। एनियर कौन था, तो शिकारियों का एक जाति था जिसको हम लोग एनियर कहते थे। मलवर कौन था, तो लूटपाट करने वाले जाति को हम लोग उस समय मलवर कहा जाता था संगम काल में। तोल्काप्पियम नामक तमिल रचना से ज्ञात होता है कि संगम काल में विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। इसमें हिंदू धर्म शास्त्रों में वर्णित विवाह के 8 प्रकारों ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस एवं पैशाच का उल्लेख मिलता है। प्रणय विवाह की मान्यता दी गई थी जिसमें पंचतीथय कहा जाता था। प्रणय विवाह मतलब लव मैरिज। एक पक्षीय प्रणय को कौकिकणय व अनुचित प्रणय को पेरुंदिणय कहा जाता था। संगम काल में चावल जो था वह मुख्य खाद्यान्न था। ये पूछता है भैया, इसको ध्यान रखिएगा। संगम काल का मुख्य खाद्यान्न क्या था, तो चावल। इसे दूध में मिलाकर क्या बनाया जाता था, तो सांभर नामक खाद्यान्न तैयार किया जाता था। नर्तक नर्तकियों एवं गायकों के दल घूम घूम कर लोगों का मनोरंजन किया करते थे। संगम साहित्य में इनको क्या कहा जाता था, तो पानर व विडैलियर कहा जाता था, जो नर्तक नर्तकी घूम घूम कर अपना कला दिखाते थे। तमिल साहित्य में मच्चलियर तथा उवैयर जैसे कवयित्रियों की रचना हुई है, जिससे स्पष्ट है कि इस काल की स्त्रियां सुशिक्षिता होती थीं। जो कवि होते हैं, कवि का स्त्रीलिंग है कवयित्री, ठीक है। तो तमिल काल में जो महिलाएं थी वो भी काफ़ी पढ़ी लिखी थीं। संगम काल के लोग कौवे को शुभ पक्षी मानते थे जो अतिथियों के आगमन की सूचना देता था, ठीक है। कौवे नाविकों को सही दिशा का भी बोध कराता था। आपको तो पता ही है कौवा काफ़ी इंटेलिजेंट होता है, तो उस समय हो सकता है प्रशिक्षित भी किए जाते होंगे। इस कारण सागर के मध्य चलने वाले जहाज़ों के साथ उन्हें ले जाया जाता था। संगम काल में समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा थी, ठीक है। इन्हें
वीरगल अथवा वीर प्रस्तर कहा जाता था। इनकी पूजा भी होती थी। प्रायः युद्ध में वीर गति प्राप्त सैनिकों के सम्मान में इसे खड़े किए जाते थे। हमने आपको पहले भी बताया कि जो युद्ध में शहीद हो जाते थे उनकी वीरता के लिए पत्थर गाड़े जाते थे। संगम काल में किसानों को वेल्लर तथा उनके प्रमुखों को वेलीर कहा जाता था। पहले भी आया कि वेल्लर कौन थे, तो संगम काल के किसान थे। संगम साहित्य से पता चलता है कि समाज में निम्न वर्ग की महिलाएं ही मुख्यतः खेती का काज किया करती थीं। इन्हें क्या कहा जाता था, तो इन्हें किडैसियर कहा जाता था। मतलब बड़े घर की महिलाएं नहीं करती थीं, निम्न घर की महिलाएं खेती का काज करती थी। अभी भी आप देखे होंगे कि धान के समय में जब रोपनी होता है तो बहुत सारी महिलाएं आते हैं रोपनी काज के लिए, या बहुत सारे जगहों पे धान उसीना जाता है उससे चावल बनाने के लिए, तो उसमें भी काज करती हैं। संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण उनका सुविकसित वस्त्र उद्योग था। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ लेगा कि उस समय सबसे प्रसिद्ध उद्योग क्या था, तो वस्त्र उद्योग था। पांड्य राज्य में कोकई, सालियूर एवं चेर राज्य में बंदर प्रमुख बंदरगाह था। बंदरगाह भी पूछता है एग्जाम में। कोकोई मोती खोजने का प्रमुख पतन था। ठीक है। कोरोमंडल समुद्र तट पर पुदुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित अरिकमेडु चोल वंश का एक प्रमुख बंदरगाह था। ये एग्जाम में पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा कि अरिकमेडु क्या है, तो अरिकमेडु चोल काल का एक प्रमुख बंदरगाह है। ठीक है। इस बंदरगाह से रोम के साथ व्यापार होता था। 1945 ईस्वी में हुई यहाँ की खुदाई से यह विशाल रोमन बस्ती का पता चला है। यहाँ मनके के निर्माण का कारखाना भी था, मनका भी यहाँ बनता था। ठीक है। पेरिप्लस में अरिकमेडु को पेड़ोक कहा जाता था। नोट, संगम काल में ही मिस्र के एक नाविक हिप्पोलस ने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाज़ों से सीधे समुद्र पार कर सकने की विधि खोजी थी। बहुत कमाल की बात है। तमिल देश का प्राचीन देवता मुरुगन था। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी हमें लगता है कहीं पूछा ही हुआ है। तमिल देश का जो प्राचीन देवता था वह मुरुगन था। कालांतर में उसका नाम सुब्रह्मण्य हो गया और स्कंद कार्तिकेय के साथ उसका तादात्म्य स्थापित कर दिया गया। हिंदू धर्म में स्कंद कार्तिकेय को शिव पार्वती का पुत्र माना जाता है। आपको ये पता है कि शिव जी के 2 पुत्र हैं, एक गणेश जी हैं और दूसरा कार्तिकेय जी। स्कंद का एक नाम कुमार भी है और तमिल भाषा में मुरुगन शब्द का यह अर्थ होता है। मुरुगन का प्रतीक क्या है, तो इनका प्रतीक है मुर्गा। प्रतीक मुर्गा माना जाता है तथा इसके विषय में यह मान्यता थी कि इसे पर्वत पर क्रीड़ा करना अत्यधिक प्रिय है। उसका अस्त्र बर्छा था। ठीक है। कुरुवस नामक एक पर्वतीय जनजाति की स्त्री को मुरुगन की पत्नियों में माना गया है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह गुप्त साम्राज्य है। बहुत इंपॉर्टेंट है गुप्त साम्राज्य। तो यह टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में इसको रखिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो गुप्त साम्राज्य का उदय कब हुआ था, तो इसका उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौसंबी में हुआ था। गुप्त साम्राज्य का उदय कब हुआ था, तो 3री शताब्दी के अंत में। कहाँ पे हुआ था, तो प्रयाग के निकट में कौसंबी स्थान है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, जो एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, आगे भी पूछते रहेगा। तो इसका जो संस्थापक था वो श्रीगुप्त है। श्रीगुप्त का टाइम पीरियड क्या था, तो 240 से 280 ईस्वी। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ, इसका पुत्र आगे घटोत्कच हुआ 280 से 320 ईस्वी है ये, ध्यान रखिएगा। गुप्त साम्राज्य जो पूरा है वो पूरा एडी में है। ठीक है। बीसी अब खत्म हो चुका है। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी देवी से विवाह किया। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। एग्जाम में पूछता है कि महाराजा धीराज की उपाधि गुप्त वंश में किसने धारण की, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त संवत जो है वो 319 से 320 ईस्वी के में शुरू हुआ। इसकी शुरुआत किसने की, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। पूछेगा गुप्त वंश की शुरुआत, गुप्त साम्राज्य की शुरुआत किसने की, तो श्रीगुप्त ने। लेकिन गुप्त संवत की शुरुआत किसने की, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ, समुद्रगुप्त, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है। ठीक है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसने आर्यावर्त के 9 शासकों को हराया था और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को हराया था। तो क्रोनोलॉजी भी ध्यान रखिएगा कि नंबर 1 सबसे पहले गुप्त वंश में शासक कौन हुआ, श्रीगुप्त, जिसने इसकी स्थापना की। दूसरे कौन हुए, तो इसका उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ। ठीक है। उसके बाद कौन हुआ,
तो जो सबसे महान शासकों में हुआ, सबसे महान शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम हुआ, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका जो उत्तराधिकारी हुआ समुद्रगुप्त हुआ, और समुद्रगुप्त को ही क्या बोला जाता है, तो भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसने आर्यावर्त के 9 शासकों को हराया था और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को हराया था। इन्हीं विजयों के कारण इसे क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन। इसने अश्वमेधकर्ता, विक्रमंक एवं परमा भगवत की उपाधि धारण की थी। इसे कविराज भी कहा जाता था। तो कविराज किसे कहा जाता था, समुद्रगुप्त को। इसको और क्या कहा जाता था, तो भारत का नेपोलियन कहा जाता था। अश्वमेधकर्ता भी कहा जाता था। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था, ये भी एग्जाम में पूछा है और पूछ भी सकता है आगे भी। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था, ऐसा अनुमान उसके सिक्के पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया जाने से लगाया जाता है। तो अगर पूछे कि ये एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है ये प्रश्न कि किस शासक का वीणा बजाते हुए सिक्के पर अंकन है, या सिक्के पर वीणा बजाते हुए चित्रण किस शासक का किया गया है, तो वह गुप्त वंश का शासक है समुद्रगुप्त। इसलिए कहा जाता है कि यह संगीत प्रेमी भी था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, तो दरबारी कवि इसका हरिसेन था। इसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी। नोट, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था, तो समुद्रगुप्त था। इसको परम भागवत भी कहते थे, भारत का नेपोलियन भी कहते थे इसको। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, ठीक है। 380 ईस्वी में यह राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान आया। बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वीडियो में हमने बहुत डिटेल में आपको बताया है इसके बारे में, फाहियान से रिलेटेड, जो चंद्रगुप्त द्वितीय में आया। तो याद रखिएगा फाहियान भारत कब आया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। यह कौन था, तो चीनी बौद्ध यात्री था। शकों के विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन से सिक्के चलाए थे, तो चांदी के। क्यों चलाया था, तो शकों पर विजय के उपलक्ष्य में। साब चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या का प्रमुख केंद्र था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में विद्या का प्रमुख केंद्र कौन था, पाटलिपुत्र और उज्जैनी। और साब कौन था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था। अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछेगा कि नवरत्न किसके दरबार में रहते थे, तो नवरत्न गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। महाकवि कालिदास भी उन्हीं में से थे, जो कि इन सब में सबसे आगे थे। कालिदास के अतिरिक्त धन्वंतरी बहुत फेमस हैं। छपणक जो फलित ज्योतिष के विद्वान थे। अमर सिंह कौन थे, तो कोशकार थे। शंकु ये वास्तुकार थे। वेताल भट्ट घटक पर वराह मिहिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वराह मिहिर कौन थे, तो खगोल विज्ञानी थे एवं वररुचि जैसे विद्वान थे। तो पूछेगा कि नवरत्न किसके दरबार में रहते थे, तो नवरत्न चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का सान्निध्य विग्रहिक सचिव वीरसेन शैव मतावलंबी था, ठीक है। जो समुद्रगुप्त था वो विष्णु का उपासक था, और चंद्रगुप्त द्वितीय का जो संधि विग्रहिक था सचिव, वह वीरसेन, वह शैव मतावलंबी था, जिसने शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ पर एक गुफा का निर्माण करवाया था। वीरसेन व्याकरण, न्याय मीमांस एवं शब्द का प्रकांड पंडित तथा एक कवि भी था। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो उत्तराधिकारी हुआ कुमारगुप्त प्रथम, या उसको गोविंद गुप्त भी कहते थे, ठीक है। तो इसका चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुआ, कुमारगुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, कुमारगुप्त ने। यह वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायरेक्ट पूछेगा आपसे कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो कुमारगुप्त ने की। गुप्त वंश का शासक था। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो स्कंदगुप्त हुआ। इसका समय काल क्या है, 455 से लेकर के 467 ईसा पूर्व। और कुमारगुप्त का क्या था, तो 415 से लेकर के 454 ईस्वी तक। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। पूछे कि
सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया? तो स्कंदगुप्त ने किया। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुनों का आक्रमण शुरू हुआ था। अंतिम जो गुप्त शासक था वह विष्णुगुप्त था। ये जो दोनों पॉइंट है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए पूछ सकता है कि किस गुप्त शासक के टाइम में हुनों का आक्रमण प्रारंभ हुआ था। तो हुनों का आक्रमण किसके समय काल में प्रारंभ हुआ? तो स्कंदगुप्त के टाइम में। और अगर पूछे कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, तो गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जिसके शासन को गोपन्ना कहा जाता था, शासक को गोपन्ना कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति थी, जिसके शासक को ऊपरी कहा जाता था। भुक्ति के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। पीछे भी अगर आपने देखा होगा, आपने ध्यान से पढ़ा होगा, तो उस समय भी विषय नामक प्रशासनिक इकाई थे, जिसके हेड को विषयपति कहा जाता था। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी को चाट एवं भाट कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, ये आप ऐसे भी याद रख सकते हैं अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो, कि चाट और भाट किससे जुड़े हुए हैं? तो चाट और भाट पुलिस विभाग से जुड़े हुए हैं। और पुलिस विभाग में जो साधारण कर्मचारी होते थे उनको हम लोग चाट और भाट कहते थे उस समय। पुलिस विभाग का जो मुख्य अधिकारी होता था उसको क्या कहा जाता था? तो दंडपाशिक कहा जाता था उसको। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन कौन देखता था? तो ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था ग्राम का प्रशासन। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामी कहलाता था। पीछे भी आपने देखा होगा वैदिक काल में उस समय भी ग्रामी की कहा जाता था, एवं अन्य सदस्य इसके क्या कहलाते थे? महत्तर कहलाते थे। ग्राम समूह की छोटी इकाई को क्या कहते थे? तो पेट कहा जाता था। गुप्त शासक कुमार गुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों की क्रियाकलापों का उल्लेख है। भू राजस्व का उत्पादन 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे साम्राज्य के या बहुत सारे वंशों के समय क्या उस समय भूमि कर थी, भू राजस्व कर था, वो पूछता है। तो इस समय कोई फिक्स नहीं था, 1/4 से लेकर के 1/6 भाग तक हुआ करता था। गुप्त काल में बलात् श्रम, जिसको विष्ठी कहा जाता था, विष्ठी किसको कहता था ये भी पूछ सकता है। तो गुप्त काल में बलात् श्रम को कहता था। तो गुप्त काल में बलात् श्रम राज्य के आय का एक स्रोत माना जाता था, जिसे जनता द्वारा दिया जाने वाला कर भी मान लिया जाता था। मतलब इस समय ऐसा था कि राजा आपसे ज़बरदस्ती काम भी ले सकता था, कोई भी वर्ग के लिए आपको बुलाया जा सकता था कार्य करने के लिए। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि है, कौन कौन है? तो पहला है क्षेत्र। क्षेत्र किसको कहते थे? तो कृषि करने योग्य भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। वास्तु किसको कहते थे? तो जो रहने वाला योग्य भूमि होता था उसको वास कहा जाता था। वास्तु आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, वास करने योग्य भूमि को। चारागाह भूमि, तो चारागाह आप सिंपली समझ जाएंगे, पशुओं के चारा योग्य भूमि। सील और अपराहत इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एग्जाम में पूछा है। सील गुप्त वंश में किस प्रकार की भूमि को कहा जाता था? तो ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी, मतलब एक तरीके से आप बंजर कह सकते हैं, या बहुत हार्ड मिट्टी वाली जो हो। और अपराहत किसको कहा जाता था? तो ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। अपराहत जंगली भूमि को कहते थे और सील ऐसी भूमि को कहते थे जो जोतने योग्य नहीं होती थी। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का उपयोग किया जाता था। ये भी पूछ सकता है कि रहट और घंटी यंत्र जो है वह किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो सिंचाई से। किस समय काल से जुड़ा हुआ है? तो गुप्त काल से। श्रेणी के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो ज्येष्ठक। गुप्त काल में उज्जैन जो था वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ये भी सवाल पूछ चुका है कि गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन था? तो वह उज्जैन था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। क्या है? तो गुप्त काल में क्या हुआ? तो गुप्त काल में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं बनाई गई। कुषाण में क्या हुआ? कुषाण के टाइम में तो सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के बनाए गए। और हिंद यूनानियों ने क्या किया? तो सबसे पहले सोने के सिक्के बनाए। ये हम पीछे भी आपको बता चुके हैं। सोने के सिक्के से रिलेटेड 3 महत्वपूर्ण फैक्ट और 3 शासकों या वंशों से जुड़ा हुआ है। पूछे कि सबसे ज़्यादा सोने के मुद्रे किसने छापे? तो गुप्त काल ने छापे, गुप्त काल में छापे गए। पूछे कि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने छापे? तो कुषाणों ने बनाए सबसे। और पूछे कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने बनाए? तो हिंद यूनानियों ने बनाए। अब है गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर हैं और उनका स्थान है
तो गुप्त काल के जो प्रमुख मंदिर हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में है। शिव मंदिर कहाँ है? शिव मंदिर भूमरा नागौर मध्य प्रदेश में। पार्वती मंदिर तो यह है नैना कुठार एमपी में। दशावतार मंदिर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ है? तो देवगढ़ ललितपुर यूपी में है। शिव मंदिर एक और है खोह में। भीतरगांव मंदिर लक्ष्मण मंदिर भीतरगांव कानपुर में है यूपी में। यह जो भीतरगांव मंदिर है लक्ष्मण मंदिर, यह ईंटों द्वारा निर्मित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। हमने अभी आपको बताया कि सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी करने वाला कौन था? तो गुप्त राजा। पूछे कि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के, तो कुषाण थे। पूछे कि सबसे पहले सोने के सिक्के, तो हिंद यूनानियों ने जारी किए थे। इसका स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेख में दिनार कहा गया है। इस समय जो स्वर्ण मुद्राएं जारी हुई उसको क्या कहते थे उस समय के लोग? तो उस समय के लोग उसको दिनार कहते थे। और ये पता कैसे चलता है? तो हम लोगों को अभिलेखों से। कायस्थों का सबसे पहले वर्णन कहाँ मिलता है? तो याज्ञवत्सल स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओशनम स्मृति में मिलता है। विंध्य जंगल में सबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत ही अजीबोगरीब फैक्ट है ये, कि उस समय सबर जाति थी एक गुप्त काल में, वो क्या करते थे? तो वह अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। मनुष्य की बलि तो होती थी, बच्चों की बलि पहले होती थी, लेकिन देवताओं को चढ़ाते थे ये लोग मांस। मनुष्य का कौन चढ़ाते थे? तो सबर जाति के लोग। रहते कहाँ थे? तो विंध्य जंगल में। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है। पहले भी बता चुके हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बार सती होने का प्रमाण कब मिलता है? तो 510 में। किसके अभिलेख से? तो भानुगुप्त के एरण अभिलेख से, जिसमें किसी भोगराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाले महिलाओं को गणिका कहा जाता था। ठीक है। वृद्ध वेश्याओं को कुट्टनी कहा जाता था। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे राज धर्म बनाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। पूछेगा कि गुप्त सम्राट का या गुप्त वंश का जो मेन धर्म था वो कौन सा था? तो ये सभी वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। पूछेगा कि वैष्णव धर्म को इन्होंने राज धर्म बना लिया था और इसका प्रतीक या राज चिन्ह क्या था? तो गरुड़ जो था ये इनका प्रतीक चिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म से संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष कहाँ से मिला है? तो देवगढ़, जो कि अभी जिला ललितपुर में है। यहाँ का जो दशावतार मंदिर है, यानी कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, यह गुप्त काल का सबसे महत्वपूर्ण अवशेष है। यह कहाँ पे है? तो बेतवा नदी के तट पर स्थित है। ये नेक्स्ट जो लाइन है वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, आगे भी पूछेगा। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं, जिसमें गुफा संख्या 16 एवं 17 ही गुप्तकालीन है। आपको पता है कि अजंता एलोरा के बारे में हमने पहले पढ़ाया हुआ है कि उसकी रचना किसने, मतलब उसे किसने बनाया था? अजंता अला किसके टाइम पीरियड का वो बना हुआ है, ठीक है ना। लेकिन अगर पूछे कि ये जो 29 गुफाएं हैं अजंता में, उसमें गुप्त काल की कितनी हैं? तो सिर्फ गुफा संख्या 16 और गुफा संख्या 17 है। इसमें गुफा संख्या 16 में क्या है? तो उत्कीर्ण मरनासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। पूछेगा कि मरनासन राजकुमारी मतलब एक ऐसी राजकुमारी जो मरने की अवस्था में है, उसका वर्णन कैवी अजंता की कैवी गुफा संख्या में है? तो 16वीं में होगा। पूछेगा कि किस समय का है वो? तो गुप्तकालीन है, गुप्त काल का है। गुफा संख्या 17 में क्या है? तो गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा जाता है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महापरिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण की घटनाओं के संबंधित चित्र उद्धृत किए जाते हैं। बुद्ध भगवान से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट टर्म थे, जिसमें से 2 यहाँ पर दिया हुआ है, महापरिनिष्क्रमण और महापरिनिर्वाण। उसमें तीसरा टर्म क्या है ये कमेंट करके बताइए, और तीनों का अर्थ क्या होता है वो भी बताइए। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो बुद्ध भगवान से जुड़े हुए जो 3 इम्पोर्टेंट टर्म हैं, या आप कह सकते हैं कि 3 इम्पोर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी है, जिसमें एक है आपको महापरिनिष्क्रमण, एक है आपको दूसरा है आपको महापरिनिर्वाण, और एक और टर्म है आपको क्या? तो धर्मचक्र परिवर्तन। तो अगर नंबरिंग वाइज जाने तो सबसे पहले क्या हुआ? तो सबसे पहले हुआ था आपको
जब उन्होंने अपना गृह त्याग किया था तो उसको कहते थे हम लोग महाविनिष्क्रमण। ये जो है ये महाविनिष्क्रमण हुआ सबसे पहले जब उन्होंने गृह त्याग किया। दूसरा क्या था, तो दूसरा हुआ जब उन्होंने पहला उपदेश दिया अपना, जिसको कहा जाता था धर्मचक्र परिवर्तन। और तीसरा जब उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया तो उसको कहा जाता था महापरिनिर्वाण। आगे है अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। ये भी पूछता है कि अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित है, तो महायान की शाखा से है। गुप्त काल में निर्मित जो अन्य गुफा है वो है बाघ की गुफा, ठीक है ना, जो बाघ जिला धार मध्य प्रदेश नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई है। बाघ गुफा से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र जो कि संस्कृत में लिखी गई है को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबिल के बाद इसका दूसरा स्थान है। इन 5 से जो पंचतंत्र है जो विष्णु शर्मा ने लिखा उसको 5 भागों में बांटा गया है। पहला है मित्र भेद, दूसरा है मित्र लाभ, तीसरा है संधि विग्रह, चौथा है लब्ध प्रणाश, 5वां है अपरिच्छाकारित्व। तो आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लेगा कि आर्यभट्टियम या सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ किसने लिखा, तो आर्यभट्ट ने लिखा। उसने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताए। आर्यभट्ट ने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्यों होता है उन्होंने बताया था। आर्यभट्ट ऐसे पहले भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिन्होंने घोषणा की कि पृथ्वी अपनी घुरी पर घूमती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आर्यभट्ट ही थे जिन्होंने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी अपने घुरी पर भी घूमती है। वराहमिहिर ने बृहद संहिता, पंच सिद्धांत, बृहजाक और लघु जातक की रचना की। बृहद संहिता में क्या है, तो नक्षत्र विद्या है, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल के विषय में चर्चा की गई है। बृहद संहिता में बहुत सारी चीज़ें हैं। लिखा किसने है, तो वराहमिहिर ने लिखा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हैं ब्रह्मगुप्त, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ कौन थे, तो ब्रह्मगुप्त थे। उन्होंने यह घोषणा की उसने यह घोषणा करके न्यूटन के सिद्धांत की पूर्व कल्पना कर ली कि पृथ्वी के एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती हैं, क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही सभी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। एग्जाम में सवाल डायरेक्टली ये पूछ लेता है कि न्यूटन से पहले गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को किसने बताया था, तो हमारे महान वैज्ञानिक और गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने ही बता दिया था। गुप्त काल में पल्लव काल के पशु चिकित्सा पर हस्त्यायुर्वेद लिखा है। नवनीत कम की रचना गुप्त काल में की गई थी। इस पुस्तक में क्या है, तो नुस्खे, सूत्र, उपचार विधियां दी गई हैं। तो नवनीत कम कब लिखा गया था, तो गुप्त काल का टाइम में। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना कब हुई है, तो गुप्त काल में हुई है। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। संस्कृत जो था वो गुप्त राजाओं का शासकीय भाषा था, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था, तो रुपया का कहा जाता था, ये भी ध्यान रखिएगा। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना कब हुई, तो गुप्त काल में हुई, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। सोना को क्या कहा जाता था, सोने के सिक्के को गुप्त काल में दिनार और चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था, तो रुपया का कहा जाता था। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास भी कब हुआ था, तो गुप्त काल में ही हुआ था। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। अगर पूछे कि ब्राह्मणों को ग्राम दान अनुदान में देने की परंपरा कब शुरू हुई, तो सातवाहनों के टाइम में। लेकिन ये प्रश्न पूछे कि सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों को या और मंदिरों को दान किसने दिया, तो वह गुप्त वंश के शासकों ने दिया था। गुप्त काल लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए स्मरणीय है। भास के 13 नाटक इसी काल के हैं। शूद्रक का लिखा नाटक मृच्छकटिकम या माटी की खिलौना गाड़ी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम वर्णित है, प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट नाटक माना जाता है। यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा हुआ है। अगर पूछे कि मृच्छकटिकम किसने लिखा, तो शूद्रक ने लिखा। इसमें वर्णन क्या है, तो इसमें एक निर्धन ब्राह्मण का एक वेश्या के साथ प्रेम प्रसंग के बारे में है। कालिदास की जो कृति थी अभिज्ञान शकुंतलम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, तो राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम की कथा है।
तो कालिदास ने जो अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा वह प्रथम भारतीय रचना है जिसका अनुवाद जो था वो यूरोपीय भाषाओं में हुआ। ऐसी दूसरी रचना कौन सी थी? भागवत गीता। भागवत गीता का भी बाद में यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद हुआ। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को क्या कहा जाता है? तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछे कि गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण। बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई, इसमें अलग अलग वेराइटीज़ की पुस्तकें लिखी गई, हर क्षेत्र में लिखा गया, चाहे वो ज्योतिष हो, चाहे वो खगोल शास्त्र का हो या नाटक हो, बहुत सारी चीज़ें लिखी गई। नोट: नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। आपको पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसमें नगर बहुत ही उत्कृष्ट थे, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सामंजस्य से बनाए गए थे। नगर प्रधान था वो। उसके बाद धीरे धीरे वैदिक युग में आपको देखने को मिलेगा कि वो ग्रामीण सभ्यता थी। गुप्त काल आते आते जो है वो नगरों का पतन काफ़ी ज़्यादा और होने लग जाता है। तो गुप्त काल में नगरों का पतन होने लग गया, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे है वाक्टक राजवंश।